नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम पढ़ेंगे सेलुलर एडेप्टेशन। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, सेलुलर एडेप्टेशन में जितना भी होता है एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, डिस्प्लेसिया और मेटाप्लेसिया, ये जो पांचों प्रकार के जो सेलुलर एडेप्टेशन हैं इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इसका वीडियो देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी। जैसा कि हम आपको पहले वीडियो में ही बता चुके थे दोस्तों कि इस सेल पर जो पहले कुछ भी स्टिमुलस या फिर जो सेलुलर इंजरी होता है वो पहले माइल्ड होता है, फिर उसके बाद जो होता है वो कैसा होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है, और फिर इसके बाद जो होता है दोस्तों सीवियर होता है, ठीक है, सीवियर होता है। तो माइल्ड जब होगा, जब सेल पर जो इंजरी आएगा वो माइल्ड होगा, तो सेल में सबसे पहले एडेप्टेशन होगा, ठीक है। क्या होगा? सेल में टेशन होगा, एडेप्टेशन, यानी कि सेल सबसे पहले अपने को अडेप्ट करना चाहेगा, अडेप्ट करके अपने को सर्वाइव करना चाहेगा सेल। यदि एडेप्टेशन से काम नहीं चल रहा है तो सेल में इंजरी हो जाएगा। तो वो इंजरी कैसा होगा दोस्तों? वो रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी होगा, ठीक है, रिवर्सिबल सेल इंजरी होगा। यदि ऐसा स्टिमुलस है या फिर ऐसा यहाँ पे कोई इरिटेंट है या ऐसा इंजरी है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, तो सीवियर केस में जो इंजरी होता है दोस्तों, अब सेल में क्या होगा कि सेल का जो होता है इसमें डेथ होता है, जिसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी इसको बोलते हैं, इसको हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं, जिसमें कि सेल का डेथ हो जाता है। तो जो इसमें सबसे पहला दोस्तों माइल्ड वाला, ठीक है, जिसमें हम सेलुलर एडेप्टेशन पढ़ते हैं। तो सेलुलर एडेप्टेशन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉडरेट, जिसमें कि रिवर्सिबल सेल इंजरी होता है, ठीक है। तो चलिए इसको अब शुरू करते हैं। तो हम अपना टॉपिक डालते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है, रिवर्सिबल सेल इंजरी, यानी कि सेल में जो इंजरी होगा वो वापस से जब स्टिमुलस या फिर जो इरिटेंट या फिर जो इंजरी है हटा लिया जाएगा या हट जाएगा, तो सेल अपने वापस से नॉर्मल स्टेज में आ जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम आपको एक सेल का एक डायग्राम दिखाना चाहेंगे दोस्तों। देखिए, नॉर्मली ये हमारा सेल है। सेल में क्या होता है, ये ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस, और यहाँ पे सेल में क्या होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, और इससे न्यूक्लियस लगा होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे होता है गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये है दोस्तों न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हैं, और ये है गोल्गी बॉडी, ठीक है, और इसके बीच में होता है साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए, सेल में सबसे पहले मान लीजिए कोई इंजरी होता है। इंजरी देखिए, ये आया यहाँ पे इंजरी, ठीक है। इंजरी बोले तो हम यहाँ पे मेनली हाइपॉक्सिया की बात करेंगे। किसकी? हाइपॉक्सी हुआ, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है डिक्रीज हो गया, ठीक है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, सेल को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या क्या चेंजेस आएगा इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस जनरेशन करता है। वो पावर हाउस कैसे, पावर हाउस जनरेशन क्यों बोलते हैं, पावर हाउस जनरेटर बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों? क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को बर्न करके क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बनाता है, जिसको हम एटीपी के फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। ये तो बात हुआ। अब क्या हुआ कि यहाँ पे सेल में इंजरी हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया। तो अब इसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि ऑक्सीजन सप्लाई जैसे ही कम होता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो एटीपी जो है, एटीपी बन रहा है वो क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या होता है, देखिए, सबसे पहले बता दें आपको कि एटीपी का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट सेल में कहाँ होता है। तो सेल के बाहर दोस्तों जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल के मेम्ब्रेन पर कुछ यहाँ पे पंप लगे होते हैं, ठीक है, जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं,
ठीक है, या फिर कैल्शियम पंप भी होता है कुछ, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ठीक है। तो जैसे ये सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करता है हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है और सेल पर लगा है यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। और ये जो पंप होता है ये एक्टिव पंप होता है, यानी कि इसको चलने के लिए, इसको वर्क करने के लिए यहाँ पे क्या किसका रिक्वायरमेंट होता है, एटीपी का, यानी कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक। तो सोडियम पोटेशियम पंप करता क्या है, ये मान लीजिए हमारा सेल है, ये सोडियम को बाहर भेजता है, सोडियम को आउट करता है सेल से, ठीक है, और पोटेशियम को इन करता है। अब सोडियम को बाहर करेगा और पोटेशियम को अंदर रखेगा, ठीक है। ये काम है किसका, सोडियम पोटेशियम पंप का, एटीपी के प्रेजेंस में। एटीपी रहेगा तभी ना ये पंप काम करेगा। अब क्या हो गया कि एटीपी तो फेल, अब हम यहां लिखेंगे एटीपी क्या हो गया, फेल, एटीपी फेल हो गया। अब क्या होगा कि सेल के अंदर बहुत सारा डिपोजिशन होने लगेगा Na+ का, ठीक है, क्योंकि अब Na+ तो बाहर जाएगा नहीं, अब सेल के अंदर सोडियम धीरे धीरे डिपोजिट होने लगेगा। आप शुरू से पढ़े होंगे जहां पे सोडियम वहां पे वाटर, ठीक है। तो अब सेल के अंदर क्या होगा, स्वेलिंग होने लगेगा। अब सेल जो है, ये देखिए दोस्तों, सेल स्वेल होगा, सेल क्या होगा, स्वेलिंग हो गया, सेल में स्वेलिंग हो गया। क्यों, क्योंकि इस यहाँ पे वाटर भी है और Na+ भी, ये तो इकट्ठा ही हो रहा था, तो धीरे धीरे वाटर इसमें एक्यूमुलेट हो गया और सेल में क्या हो गया, स्वेलिंग। तो जो इसमें पहला हम पढ़ते हैं वो होता है सेल स्वेलिंग, सेल में स्वेलिंग हो जाएगा, या फिर यहाँ पे ब्लेब फॉर्मेशन होने लगेगा। ब्लेब का मतलब होता है कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन में बनने लगते हैं, और इस पाउच में क्या भरा होता है, वाटर होता है, ठीक है, वाटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल स्वेलिंग बोलेंगे या फिर ब्लेब फॉर्मेशन, ब्लेब फॉर्मेशन बोलते हैं, ब्लेब फॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ब्लेब फॉर्मेशन या फिर सेलुलर स्वेलिंग क्यों हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम। सोडियम सेल के अंदर डिपॉजिट हुआ, जैसे डिपॉजिट होता है वाटर वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, वाटर एक्यूमुलेट हुआ तो वहाँ पे सेल का जो साइज है वो इंक्रीज करने लगा, सेल फूलने लगा, स्वेल करने लगा, और वो ब्लेब फॉर्मेशन भी होने लगता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब देखिए पहला बात हो गया कि सेल में स्वेलिंग या ब्लेब फॉर्मेशन। दूसरी बात अब बात करते हैं, अब इसको ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ऑक्सीजन का कमी हुआ तो सबसे पहला इफेक्ट क्या हुआ कि एटीपी का जनरेशन नहीं हो पा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, तो ग्लूकोज कहाँ से टूटेगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब क्या होता है, सेल में दूसरा रास्ता भी होता है, ठीक है, जिसको हम जैसा कि आप लोग पहले पढ़े होंगे कि जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है सेल में। सेल के अंदर क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है दोस्तों, ये जनरली साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण जो यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, माने कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। अब इससे क्या होता है, सेल का जो पीएच होता है वो डिक्रीज हो जाता है और इससे सेल जो होता है एसिडिक होने लगता है, सेल एसिडोसिस बोलते हैं इसको, सेल एसिडोसिस, ठीक है। सेल क्या हो गया, सेल का पीएच डिक्रीज होने लगा, सेल एसिडिक होने लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का तो फॉर्मेशन होगा ही, ठीक है, एटीपी प्लस लैक्टिक एसिड, ठीक है, एटीपी प्लस लैक्टिक एसिड, और ये एटीपी बहुत कम होता है, ठीक है, ये 6 या 4 एटीपी होता है, ठीक है, और लैक्टिक एसिड ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा और 6 या 4 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और साथ में जो एसिड जैसे जैसे क्या होता है, एसिड बनेगा तो एसिड डिपोजिट होने लगता है इंटरसेलुलर स्पेस में या सेल के अंदर जो है यहाँ पे पीएच डिपोजिट होने लगेगा, और पीएच डिपोजिट होकर सेल का एसिड को बढ़ाता है, सेल के एसिड को बढ़ाता है, सेल के अंदर एसिड बढ़ने लगेगा। अब सेल के अंदर जैसे एसिड बढ़ता है तो इसको हम बोलते हैं सेल एसिडोसिस। अब तीसरा बात, अब सेल एसिडोसिस का रिजल्ट क्या होता है दोस्तों, डीएनए क्लम्पिंग, यानी कि जो डीएनए है या फिर क्रोमेटिन मटेरियल है, ये मान लीजिए पहले ऐसा था, ठीक है, और ये क्लम्प होके कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया।
क्यों? ये होता है ड्यू टू एसिडोसिस, ड्यू टू एसिडोसिस, यानी कि थर्ड हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं रिवर्सिबल में, डीएनए क्लम्पिंग ड्यू टू एसिडोसिस। एसिड बढ़ने के कारण सेल में यहाँ पे डीएनए का क्लम्पिंग होने लगता है। ठीक है, अब हम फोर्थ नंबर में बात करते हैं दोस्तों कि सेल का जो सेल के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब रेस्पिरेशन हो रहा था तो यहाँ पे क्या हो रहा था? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था तो सेल के अंदर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, और इस लैक्टिक एसिड से सेल का एसिड बढ़ जाता है और इससे डीएनए क्लम्पिंग होने लगता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या होता है कि अब देखिए जैसे एटीपी सेल के अंदर कम होता है तो हम आपको बताए थे कि सेल के अंदर दो पंप होता है, एक होता है Na के पंप, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये तो फेल कर चुका था क्योंकि ये क्या होता है? एटीपी डिपेंडेंट होता है, एटीपी पर काम करता है। जब एटीपी ही नहीं है सेल में तो ये सोडियम पोटेशियम पंप फेल हो गया। साथ साथ सेल में कैल्शियम पंप भी होता है। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम पंप। और ये कैल्शियम पंप क्या करता है? ये देखिए, ये हमारा सेल है कोई, ठीक है, और यहाँ पे लगा है कैल्शियम पंप। ये कैल्शियम पंप ये भी एटीपी डिपेंडेंट होता है, एटीपी डिपेंडेंट, यानी कि सेल के अंदर से ये कैल्शियम को बाहर निकालकर फेंकता रहता है। क्यों? कैल्शियम, फ्री कैल्शियम को कभी भी सेल के अंदर नहीं रहना है। ठीक है, अब क्या होता है कि एटीपी तो बन नहीं रहा है सेल में, एटीपी का फॉर्मेशन हो नहीं रहा है क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा है। तो अब ये कैल्शियम प्लस जो एटीपी डिपेंडेंट पंप है ये भी फेल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैल्शियम पंप फेल। तो कैल्शियम पंप फेल होगा तो क्या होगा? सेल के अंदर इंट्रासेलुलर कैल्शियम प्लस डिपोजिशन, ठीक है, कैल्शियम डिपोजिशन होने लगता है सेल के अंदर। और इससे क्या होता है? फ्री कैल्शियम की वजह से सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। अब वो कौन कौन से एंजाइम है दोस्तों? फर्स्ट है दोस्तों फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज क्या है? एक एंजाइम है, ये एक्टिव हो जाता है। फॉस्फोलाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? फॉस्फोलिपिड को ये क्या करेगा? डाइजेस्ट कर देगा। और फॉस्फोलिपिड कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों? प्लाज्मा। फॉस्फोलिपिड डाइजेशन, ठीक है, किसका? कहाँ का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का। तो जो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, तो क्या होगा यहाँ पे कि फॉस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड का बना होता है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगेगा, यानी कि अब टूटने लगेगा। जो सेल मेम्ब्रेन जो कंटिन्यूअस था कभी, ये अब ब्रेक डाउन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट हो चुका है, पहला एंजाइम। ठीक है, हम इसको ए नंबर देते हैं। दूसरा एंजाइम जो एक्टिवेट होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है एंडोन्यूक्लिएज। ये क्या करता है? डीएनए को डैमेज करता है, ये डीएनए डैमेज करता है। ठीक है, जो दूसरा एंजाइम है जो कि कैल्शियम की वजह से एक्टिवेट होता है वो है एंडोन्यूक्लिएज, ये डीएनए को डैमेज कर रहा है। पहले से ही यहाँ पे डीएनए क्लम्पिंग हो रहा है और अब तो एंडोन्यूक्लिएज भी एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा एंजाइम जो है वो है प्रोटीएज। यानी कि सेल के अंदर का जो प्रोटीन होता है उसको प्रोटीन डाइजेशन होने लगता है यहाँ पे, यानी कि सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो भी अब डाइजेस्ट होने लगा है। अब सेल में देख रहे हैं आप कितना मुसीबत एक साथ आ गया। पहला एटीपी काम करना, एटीपी जनरेशन नहीं हो रहा है तो सोडियम पोटेशियम पंप फेल हो गया, फिर साथ साथ कैल्शियम पंप फेल हो गया। कैल्शियम पंप फेल हुआ तो कैल्शियम डिपोजिट होने लगा सेल के अंदर। फ्री कैल्शियम जो है वो क्या किया कि फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट कर दिया, एंडोन्यूक्लिएज को एक्टिवेट कर दिया, प्रोटीएज एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया, यानी एक साथ सेल पर इतना सारा मुसीबत आ गया। ठीक है, अब एक मुसीबत तो और बचा है, वो मेन मुसीबत है, वो हम 5वां नंबर उसको देते हैं, वो है लाइसोसोमल एक्टिवेशन। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब तो लाइसोसोम पीछे क्यों रहा है? लाइसोसोम तो वैसे ही सुसाइडियल बैग है, तो ये लाइसोसोम भी क्या होता है? धीरे धीरे ब्रेक करके ये सारा एंजाइम जो है रिलीज करता है और सेल जो है धीरे धीरे सब जगह से ब्रेक डाउन होने लगता है, सेल जो है सब जगह से। तो लाइसोसोम भी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, लाइसोसोम का जो एंजाइम होता है वो रिलीज हो जाता है और लाइसोसोम भी एक्टिवेट होने लगता है। अब क्या होता है दोस्तों? अब देखिए, अब आप सेल को स्टडी कीजिएगा,
माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको क्या दिखेगा रिवर्सिबल सेल इंजरी में, आपको क्या दिखेगा जिससे आप कह सके कि ये सेल जो है इंजरी के स्टेज में है। सबसे जो पहला चीज़ है वो दोस्तों आपको मिलेगा, हम इसको ए नंबर से डिनोट करेंगे, इसको हम बोलेंगे माइलिन फिगर्स। माइलिन फिगर्स यानी कि माइलिन फिगर मिलेगा आपको सेल के अंदर। और ये माइलिन फिगर कैसा होता है, ऐसा होता है, छल्ले नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं माइलिन फिगर। होता क्या है ये माइलिन फिगर, आपको हम बताते हैं। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का। अब फॉस्फोलिपिड डाइजेस्ट हो गया तो ये जो बना होता है वो होता है लिपिड प्लस कैल्शियम का बना होता है। ठीक है, लिपिड प्लस कैल्शियम का होता है माइलिन फिगर। ठीक है, तो अब कैल्शियम कहाँ से आया, कैल्शियम तो ऑलरेडी सेल के अंदर पहले से प्रेजेंट है, क्योंकि एटीपी पंप फेल हो गया तो कैल्शियम डिपोजिट है सेल के अंदर। ठीक है, तो वो कैल्शियम और जो कैल्शियम के वजह से फॉस्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट हुआ है तो वो फॉस्फोलिपिड को तोड़ रहा है, तो तोड़ के फॉस्फेट अलग लिपिड अलग, फॉस्फेट अलग लिपिड अलग, तो ये लिपिड और कैल्शियम मिलके यहाँ पे छल्ले नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको माइलिन फिगर्स बोलते हैं। तो आप जब इसको माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा छल्ला नुमा स्ट्रक्चर जो कि लिपिड और कैल्शियम का बना होगा, जिसको हम बोलते हैं माइलिन फिगर। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अब क्या सेल के अंदर मिलेगा, सेल के अंदर और क्या चेंजेस आएगा। देखिए सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस भी डिक्रीज होता है। पहले तो ऐसे ही सेल के अंदर जो भी प्रोटीन था यहाँ पे हम आपको बताएं तो वो प्रोटीएज एंजाइम के एक्टिवेट होने से टूटने लगा, जो प्रोटीन था वही टूटने लगा, और जो अब प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो भी कम हो रहा है। क्यों, देखिएगा ध्यान से, ये सेल जो है सेल स्वेल कर गया, सेल में क्या हो गया, सेल स्वेलिंग हो गया, सेल स्वेलिंग हो गया। तो जब सेल स्वेल करेगा, सेल जब फूल जाएगा तो उसके अंदर के जो ऑर्गेनेल्स है वो भी, उसमें भी स्वेलिंग आएगा। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से अटैच होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखिए ये भी स्वेल कर गया। तो ये हो गया स्वेलिंग इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जब स्वेल होगा तो इस पे जो अटैच राइबोसोम होता है वो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। यानी तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिटैच्ड राइबोसोम, यानी कि जो राइबोसोम पहले से अटैच था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता था, अब वो भी डिटैच हो चुका है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे कि जो राइबोसोम प्रेजेंट था पहले से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन सिंथेसिस करता था, अब वो भी नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि अब वो डिटैच हो चुका है, वो फूल गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल हो गया। तो स्वेल पर कोई चीज़ पहले से अटैच था तो वो डिटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो गया दोस्तों, डिक्रीज हो गया। यानी पहले से तो प्रोटीन ही फॉर्मेशन, पहले से जो भी प्रोटीन था वो तो ब्रेक डाउन हो ही रहा था, अब प्रोटीन सिंथेसिस भी डिक्रीज हो गया सेल में। तो आप देखिए सेल पर एक साथ कितना विपत्ति आ रहा है। तीसरा और रिजल्ट आप देख सकते हैं सेल के अंदर कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोस्तों क्या होता है, स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटी आपको मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटी, स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटी मिलेंगे। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटी मिलेगा, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, ये ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटी आपको कुछ मिलेंगे। तो ये बात हम किए, अब इसको एक बार चलिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, ये देखिए रिवर्सिबल सेल इंजरी है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि सेल में हाइपॉक्सिया हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई कम हुआ, एनर्जी, जब जैसे ऑक्सीजन सप्लाई कम हुआ तो सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा क्षति कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा हानि माइटोकॉन्ड्रिया पर। क्यों, क्योंकि वो एनर्जी लिबरेट करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को बर्न करके। अब ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा है तो ग्लूकोज कहाँ से बर्न होगा, जब ग्लूकोज बर्न नहीं होगा तो एटीपी सिंथेसिस कम हो जाएगा, एटीपी या एनर्जी डिक्रीज होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एनर्जी कम हुआ, अब एनर्जी कम हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन डिक्रीज, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का तो फंक्शन डिक्रीज हो ही गया। अब क्या होता है कि सबसे पहले सोडियम पोटेशियम पंप फेल हो गया। सोडियम पोटेशियम पंप फेल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है सोडियम को बाहर निकालने के लिए और पोटेशियम को अंदर रखने के लिए। देखिए सोडियम बाहर जाता है तो ये फेल हो गया। अब सेल के अंदर क्या हो गया, सोडियम का डिपोजिशन होने लगा, सेल के अंदर सोडियम का डिपोजिशन होने लगा तो सेल के अंदर सोडियम के साथ साथ वाटर भी आएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे वाटर का भी डिपोजिशन होने लगा, और सबसे पहला हमको रिजल्ट जो मिलता है वो सेल स्वेलिंग, यानी कि सेल जो है फूल गया है, सेल में स्वेलिंग आ गया है।
और दूसरा होता है ब्लेब फॉर्मेशन, मतलब उसके साथ भी बोल सकते हैं सेल के अंदर पैचेस बनने, मतलब वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है सेल मेम्ब्रेन में, जिसमें कि वाटर कंटेन होता है। बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें कि पानी भरा होता है। तो ये बात हो गया। दूसरी बात कि जैसे जब ऑक्सीजन की कमी होता है तो सेल में अभी भी एटीपी का तो रिक्वायरमेंट है, तो एटीपी कहाँ से जनरेट होगा? तो एटीपी जनरेट करने के लिए यहाँ पे अब एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है दोस्तों? साइटोप्लाज्म में स्टार्ट हो गया। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है लैक्टिक एसिड और एटीपी। एटीपी तो बन रहा है पर बहुत ही कम अमाउंट में। एरोबिक में तो 38 एटीपी बनता था और यहाँ पे एनारोबिक में 6 या 4 एटीपी बनता है और साथ में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। अब ये लैक्टिक एसिड ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है, इससे सेल का पीएच डिक्रीज होता है, सेल एसिडिक होने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं सेल एसिडोसिस। ये दूसरा है। तीसरा बात करते हैं दोस्तों, सेल में क्या होता है कि जब सेल का एसिड जो है यहाँ पे बढ़ जाता है, सेल एसिडिक हो जाता है, तो सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसका क्लम्पिंग होने लगता है। सेल का जो डीएनए होता है वो क्लम्प होने लगता है, वो इकट्ठा हो जाता है एक जगह। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डीएनए क्लम्पिंग बोलते हैं। ठीक है, चौथा बात दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हम आपको बता दें कि एटीपी जो यहाँ पे है, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, एटीपी बन भी रहा है तो बहुत कम काम कर रहा है, बहुत ही कम अमाउंट में एटीपी का जनरेशन हो रहा है। तो सोडियम पोटेशियम पंप तो पहले ही फेल हो चुका है। अब जो है कैल्शियम भी एक पंप प्रेजेंट होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन पर। ठीक है, अब कैल्शियम पंप भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि कैल्शियम पंप भी एटीपी डिपेंडेंट होता है। एटीपी रहेगा तो कैल्शियम पंप काम करेगा, नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम पंप फेल हुआ तो जैसे कि जो कैल्शियम बाहर जाता था सेल से, कैल्शियम पंप का काम क्या है? सेल से कैल्शियम को बाहर फेंकना। अब ये बाहर नहीं जा रहा है, यहाँ पे फेल हो गया। अब इस सेल के अंदर ही कैल्शियम जो है डिपोजिट होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम जो है डिपोजिट होने लगेगा सेल के अंदर ही। अब कैल्शियम प्लस 2 पंप जो फेल हुआ तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम डिपोजिशन होने लगा। अब जैसे ही सेल के अंदर फ्री कैल्शियम डिपोजिट होता है तो ये इतना बदमाश कैल्शियम है कि डिपोजिट तो होता है ठीक है, साथ में ये एंजाइम को एक्टिवेट करने लगता है। कौन कौन सा एंजाइम? फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करेगा। अब फॉस्फोलाइपेज इतना खराब एंजाइम है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना होता है ये उसी को डाइजेस्ट करेगा। अब देखिए, फॉस्फोलिपिड डाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से ही बना होता है, उसको अब ये डाइजेशन करने लगा। दूसरा, ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जो कैल्शियम है, फ्री कैल्शियम, वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। अब ये एक्टिवेट होगा तो डीएनए को डैमेज करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। तीसरा बात है, कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है? प्रोटीएज एंजाइम। अब कैल्शियम जो है तीसरा एंजाइम प्रोटीएज को एक्टिवेट करेगा। जो भी बचा खुचा प्रोटीन था सेल में उसका भी डाइजेशन शुरू हो जाएगा। सेल में एक साथ बहुत सारा मुसीबत आ गया। तो एक और मुसीबत क्यों बचा रहा है जिसका नाम है यहाँ पे लाइसोसोम। ठीक है, अब ये लाइसोसोम क्यों बचा रहा है? तो लाइसोसोम भी बेचारा एक्टिवेट हो जाता है। लाइसोसोम एक्टिवेट यानी कि जो सेल के अंदर जो डाइजेशन वाले एंजाइम हैं, तो वो लाइसोसोमल एंजाइम जिनको बोलते हैं, वो हाइड्रोलेज एंजाइम, वो सारे एक्टिवेट होते हैं और सेल को एक साथ मिलकर डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब सेल का जो है, आप रिवर्सिबल सेल का एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहला चीज़ मिलेगा आपको माइलिन फिगर। ठीक है, अब माइलिन फिगर क्या होता है? माइलिन फिगर सेल के अंदर छल्ले नुमा एक आकार होता है जो कि मिलेगा आपको, जो कि बना होता है कैल्शियम और लिपिड का। अब ये कैल्शियम कहाँ से आया? ये वही कैल्शियम है जो कि सेल के अंदर से बाहर नहीं जा पा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम पंप फेल हो गया था। तो ये कैल्शियम और जो लिपिड निकला है किससे? सेल मेम्ब्रेन से लिपिड जो टूट के निकला है, ठीक है, आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो ये लिपिड और कैल्शियम मिलकर एक छल्लेनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। तो जब आप रिवर्सिबल सेल इंजुरी देखिएगा, उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी कीजिएगा तो आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा, माइलिन फिगर मिलेगा उसमें। ठीक है, बहुत सारे माइलिन फिगर मिलेंगे। दूसरा बात हो गया यहाँ पे कि जो अब प्रोटीन सिंथेसिस जो भी था वो तो डाइजेस्ट हो रहा था, अब प्रोटीन सिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाता है। कैसे? तो देखिए, सेल तो स्वेलिंग करता है, साथ साथ सेल में कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी स्वेल करते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल किया तो उसके ऊपर के राइबोसोम्स जो हैं डिटैच हो गए, छोड़ दिए राइबोसोम, उसको छोड़ दिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम परसेंट थे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ दिए। तो अब क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो गया। जब राइबोसोम ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर नहीं रहेगा तो कहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होगा?
तो जो भी प्रोटीन सिंथेसिस था वो भी डिक्रीज हो गया। और तीसरा चीज़ आप क्या दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एमोर्फस डेंसिटी मिलेगा आपको, जिसमें सेलुलर इंजरी होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमको सबसे ज़्यादा मेहनत लगा है।